हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये इस चैप्टर से रिलेटेड 5th पार्ट है और इससे पहले 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है और इसमें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनको डिस्क्राइब किया गया है फ्रॉम द आर्टिकल 36 टू 51। क्लियर? और ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये क्या है? दीज आर द प्रिंसिपल। ठीक है, ये वो सिद्धांत है, वो नियम है जो कि गवर्नमेंट है या फिर कोई भी स्टेट है, वो अपनी पॉलिसी को बनाते समय क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे, उनको गाइडलाइन दी गई है कि वो उनको फॉलो करेंगे। तो इस बिहाफ पे जितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है: सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल। यानी कुछ प्रिंसिपल को सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहा जाता है कि वो सोसाइटी में इक्वल सोसाइटी है, इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और कुछ जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो स्टेट को इस तरह से गाइड करते हैं ताकि जो हमारा गांधी जी का जो राम राज्य का जो फॉर्म था स्टेट का, वो इस्टेब्लिश किया जा सके। इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो लिबरल, यानी जो भी फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो प्रोवाइड करना चाहते हैं टू द इंडियन सिटीजन्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम एलजी खेड़कर का जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसकी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर दोज आइडियल्स विच द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन इट्स पॉलिसीज। यानी जो भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी वो ऐसे आइडियल्स है, ऐसे आदर्श हैं जिनको किसी भी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशिएबल। यानी ये जो प्रिंसिपल्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये नॉन जस्टिशिएबल है। यानी यदि कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज़ में इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यदि फॉलो नहीं कर पाती हैं, तो हम इसके अगेंस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उसमें अपील नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन होने पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो है बाय द कोर्ट, बाय द सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स नहीं करा जा सकता यदि कोई भी गवर्नमेंट है वो इनको फॉलो नहीं करती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई, तो ये इसको नॉन एनफोर्सेबल, यानी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इसे इन्फोर्स करने के लिए जो है प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। क्यों? क्योंकि उस समय जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो हमारी जो पूरा जो स्टेट था या पूरा नेशन था, उसकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो सेम या इक्वल नहीं थी, हम वेल डेवलप नहीं थे। तो बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे जो इन सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को अपनी पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकें। इसलिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, उन सारे प्रिंसिपल्स को किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट को अपनी पॉलिसीज़ में इन्फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। यदि उस स्टेट के पास पर्टिकुलर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, तभी वो इन जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनी पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकता है। क्लियर? तो ये रीज़न है जिसके कारण से इसे नॉन जस्टिशिएबल है वो बनाया गया है थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 4 में, यानी पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरलैंड जो के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्हें हमने लिया है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने। ठीक है, इसके साथ ही क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ये स्टेट है, उसके लिए गाइडलाइंस है, उसको निर्देश देती है, उसको बताती है कि आपको अपनी पॉलिसीज़ में इन सारे जो डायरेक्शन है, इन सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको अडॉप्ट करके एक वेलफेयर स्टेट है वो स्टैब्लिश करना है। यानी कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट है, वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनी पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट क्यों करेगी? वो इसलिए इम्प्लीमेंट करेगी ताकि एक वेलफेयर स्टेट है वो स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनका जो मेन एम है वो क्या है? टू क्रिएट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस। यानी एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करना है, इस्टेब्लिश करना, जिसमें क्या हो? सोशल जस्टिस हो, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो टू ओवरऑल डेवलपमेंट टू ईच एंड एवरी सिटीजन। क्लियर?
तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और उनके प्रिंसिपल के बिहाफ पे 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं कि थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोई भी स्टेट है वो अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से बनाएगा ताकि सोसाइटी में ईच एंड एवरी पर्सन है उसको क्या हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो अवेलेबल हो। तो ये किस तरह से, तो आर्टिकल 39 में इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की गई है कि जो भी स्टेट है वो अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से बनाएगा कि सबसे पहला है कि मैन एंड वुमेन बोथ गेट सफिशिएंट मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग इक्वली, यानी मैन हो या वुमेन हो दोनों को ही सफिशिएंट मीन्स है वो प्रोवाइड हो सके ताकि वो अपनी जो अर्निंग है वो कर सके, अपनी लाइवलीहुड को ईजिली अर्न कर सके। ठीक है। सेकंड, जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज है उसकी ऑनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से स्टेट करेगा ताकि ईच इन जो हाईएस्ट जो प्रायोरिटी है वो दी जा सके और कलेक्टिव इंटरेस्ट है यानी सबका जो कल्याण है उसको अचीव किया जा सके। यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं, फिजिकल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं विद इन द स्टेट उस पर उसकी ऑनरशिप होगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो इस तरह से करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो। क्लियर। इसके अलावा आर्टिकल 39 में ही लिखा गया है द वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी सेंट्रलाइज इन सच ए मैनर विच हार्म द कलेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है। और जितने भी वेल्थ हैं या फिर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है विद इन द स्टेट उन सबका सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी एक ही पर्सन के पास वो सारी जो पावर्स है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? यदि ये एक ही पर्सन के पास सेंट्रलाइज होंगी तो ईच एंड एवरी पर्सन का जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है यानी सबको जो उससे बेनिफिट हो सकता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो कलेक्टिव इंटरेस्ट को हार्म ना हो, यानी लोगों का जो कल्याण है, जो वेलफेयर है, जो उनको उससे बेनिफिट मिलना चाहिए वो उसका हार्म ना हो। तो इसके लिए जो स्टेट है वो इस तरह से पॉलिसी बनाएगा कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका सेंट्रलाइजेशन ना हो। क्लियर। इसके अलावा मैन एंड वुमेन शैल गेट सम सैलरी फॉर सेम वर्क, ये सेम है। ठीक है। सेम सैलरी फॉर सेम वर्क, कि मैन हो या वुमेन हो सेम काम के लिए सेम उनको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी। ये नहीं है कि मैन को ज़्यादा मिले और वुमेन को कम मिले, यानी इक्वल वेजेस है प्रोवाइड किया जाएगा चाहे वो किसी भी जेंडर को बिलोंग कर रहा हो। इसके अलावा आर्टिकल 39 और क्या प्रोवाइड करता है कि मेल या फीमेल लेबर जो भी हैं, ठीक है, या बच्चे हैं किसी भी एज के, तो उनको किसी भी तरह से फाइनेंशियली है वो एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। यानी जो भी वो काम कर रहे हैं उनके काम का, उनके जो भी वर्क है उनका इक्वल वेजेस है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट है वो इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट या फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड करेगा ताकि जो स्टेट के बच्चे हैं वो अपने आप को डेवलप कर सकें। ठीक है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कि स्टेट है वो अपनी विद इन इट्स इकोनॉमिक लिमिटेशन, जितने भी इसकी इकोनॉमिक लिमिटेशन है उसमें ये कोशिश करेगा उसमें कि वहाँ के जो लोग हैं उनको उनकी क्वालिफिकेशन और उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है वो मिल सके। क्लियर। आर्टिकल 42 कहता है कि जो भी वर्किंग जो एनवायरनमेंट है, जो कंडीशन है, जो प्लेस है वो जस्टफुल एंड ह्यूमैन ही होना चाहिए और इसके साथ ही जो वुमेन्स है उनको मैटरनिटी रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये प्रोविज़न है आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 की बात करें, ठीक है, तो आर्टिकल 43 क्या कहता है? तो आर्टिकल 43 ये कहता है कि स्टेट ये एंडेवर कोशिश करेगा कि जो भी सुटेबल लेजिस्लेशन है या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है या किसी भी तरीके से ऑल वर्कर्स, सभी तरह के जो वर्कर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर और दूसरे जो काम है उसमें इंगेज हो, ठीक है, सस्टेनेंस वेजेस हैं, कंडीशन ऑफ वर्क एंश्योरिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो उन सभी लोगों को क्या मिले? एक सस्टेनेंस वेजेस मिले, एक संतोषपूर्ण जो उनको उनकी लाइवलीहुड को फुलफिल कर सके वो वेजेस मिले, कंडीशन ऑफ वर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, डिसेंट हो, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जो है वो मेंटेन कर सके। तो ये कोशिश करेगा स्टेट की उसकी जो भी लेजिस्लेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है या जितने भी तरह के वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर यानी किसान है, इंडस्ट्रियल है या दूसरे काम में इन्वॉल्व है, तो उनको एक सेटिस्फाई जो वेजेस है वो मिले ताकि वो अपनी एक स्टैंडर्ड लाइफ है उसको इंश्योर कर सकें। ठीक है। इसके साथ ही इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि जो स्टेट है वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ को क्या करेगा? प्रमोट करेगा, यानी बढ़ावा देगा ऑन द रूरल एरियाज, ताकि जो इंडिविजुअल ऑफ रूरल एरियाज हैं उनकी भी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो सिक्योर हो सके। क्लियर। इसके साथ साथ ही आर्टिकल 43 में जो बाय द 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में,
ठीक है। इसके थ्रू जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसमें दो चीज़ें और ऐड की गई कि जो भी हमारा वीकर सेक्शन है लेबर का, उन्हें फ्री लीगल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा बाय द थ्रू द स्टेट। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें वर्कर्स को एज ए मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेशन किया जाएगा, यानी वर्कर्स हैं वो भी एज ए मैनेजमेंट के मेंबर्स के फॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें भी वो काम कर रहे हैं। और ये इसके थ्रू जोड़ा गया बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है। 426 तो 76 थे, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि दो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट यानी 426 यानी 1976 में, यानी 448 यानी 1978 ईयर में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो और कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 43A, ठीक है। और ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंक्लूड किया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको मैनेजमेंट इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में एज ए मैनेजमेंट मेंबर की तरह पार्टिसिपेट करने का क्या होगा, जो प्रोविज़न है वो स्टेट उसको प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 48 की बात करते हैं, ठीक है। और ये बाय द 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, या जो स्टेट है वो एनिमल हस्बेंड्री या फिर एग्रीकल्चर को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और मॉडर्न और साइंटिफिक जो टेक्निक्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूटिलाइज करके इनको प्रमोट करेगा। इसके अलावा जो है शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड्स, और जो इसकी ब्रीड्स हैं उसको प्रिजर्व और इम्प्रूव करने में भी जो स्टेप्स है लेगा, यानी कार्यवाही करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो काउस है या अदर जो मिल्स है, यानी अदर जो दुधारू पशु हैं, ठीक है, जिनके की कमी हो रही है, उन सब के स्लॉटर को क्या करेगा, प्रोहिबिट करेगा। तो आर्टिकल 48 ये कहता है कि जो स्टेट है वो इस तरह से काम करेगा ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है उसको साइंटिफिक वे में प्रमोट करेगा, जो भी हमारी जो ब्रीड्स हैं उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है, प्रिजर्व करेगा। इसके अलावा जितने भी हमारे जो मिल्क एनिमल्स हैं, दुधारू पशु है, काउज है या जो एनिमल्स जिनकी एक्सटिंक्ट यानी कमी हो रही है, उन सबके जो स्लॉटर है उनकी हत्या को क्या करेगा, प्रोहिबिट यानी मनाही, बैन करेगा। क्लियर। तो आर्टिकल 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। बाय द 44th अमेंडमेंट 1978 है ये, ठीक है। तो स्टेट इस तरह से काम करेगा, ठीक है, ताकि जो भी हमारी इनकम या सोशल स्टेटस या अपॉर्चुनिटी या जो फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जा रही है डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को डिफरेंट ऑक्यूपेशन में, ठीक है, उसमें जितने भी एग्जिस्टेंस जो डिफरेंसेस उनको एलिविएट किया जा सके, यानी उनको दूर किया जा सके, ठीक है। तो स्टेट इस तरह से जो फैसिलिटीज़ है अवेलेबल कराएगा ताकि जो भी डिफरेंसेस है उनको दूर किया जा सके अमंग द सोसाइटी। क्लियर। अब हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी एंड एजुकेशन की, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कौन कौन से आर्टिकल ये कहते हैं कि जिसके थ्रू स्टेट है वो सोसाइटी में या स्टेट में सोशल सिक्योरिटी एंड एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 44 की। तो ईच एंड एवरी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, ठीक है, वो इस्टेब्लिश किया गया है कि सबके लिए एक समान जो सिविल कोड है वो इस्टेब्लिश किया गया है बाय द आर्टिकल 44। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 44 मतलब क्या है, इक्वल है। तो इक्वल क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 ये कहता है कि विद इन द 10 ईयर्स, यानी आने वाले 10 सालों में जो स्टेट है 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 46 की। तो आर्टिकल 46 क्या कहता है कि द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर, ठीक है, यानी स्टेट है वो स्पेशल केयर, एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन को प्रमोट करेगा ताकि वीकर सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है, ठीक है, या पर्टिकुलर शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है, उनकी सोशल जस्टिस को, इनजस्टिस को प्रोटेक्ट किया जा सके एक्सप्लॉइट होने से। यानी स्टेट इस तरह की जो कंडीशन है, स्पेशल केयर या एजुकेशन है, वीकर सेक्शन है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनको इस तरह से
प्रमोट करेगा ताकि जस्टिस प्रोवाइड की जा सके और उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो शोषण है, उसको रोका जा सके। आर्टिकल 47, ठीक है। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि जो स्टेट है वो रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल, यानी स्टेट की जो पॉलिसीज हैं वो इस तरह से होंगी ताकि वहाँ के लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल है, यानी जो पोषण है, ठीक है, हेल्थ से रिक्वायरमेंट, हेल्थ से रिलेटेड, और इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो, ऊपर हो, बढ़े। और इसके साथ साथ ही लोगों को जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, ये भी उसकी प्राइमरी ड्यूटीज़ है। और प्राइमरी ड्यूटीज़ है जो पब्लिक हेल्थ है उसको कैसे वो प्रमोट करेगा, बाय द हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करके, क्लियर। इसके अलावा जो भी इक्वल स्टेटस है रिच या पुअर का, उसको वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा थ्रू द पॉलिसीज़। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 48A की, और आर्टिकल 48A है वो बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इंक्लूड किया गया। और ये क्या कहता है कि स्टेट है वो जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, फिर जो भी एनवायरनमेंट है या फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल्स है, उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। यानी हमारे वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, स्टेट की और पर्टिकुलर गवर्नमेंट की। हमारी जो थर्ड कैटेगरी है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कैटेगराइज किया गया है, दैट इज़ पंचायती राज, एंशिएंट हेरिटेज साइट एंड जस्टिस, ठीक है। तो बात करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारी पंचायती राज, ठीक है, और जो हमारा एंशिएंट जो हेरिटेज है, विरासत है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और सोशल जस्टिस है उसको अटेंड करने की बात की गई है। तो आर्टिकल सबसे पहले 40, आर्टिकल 40 ये कहता है कि स्टेट है वो विलेज पंचायत को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही उनको जो पावर्स है, जो अथॉरिटीज़ है, वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो एक एज ए सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट्स की फॉर्म में काम कर सकें। यानी ईच एंड एवरी स्टेट में विलेज पंचायत होगी। ये कौन से आर्टिकल में रिटर्न है, आर्टिकल 14 में। और उनके साथ साथ ही उन्हें पावर्स और अथॉरिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो एज ए सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स के फॉर्म में काम कर सकें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 49 की, ठीक है। तो आर्टिकल 49 कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो कि आर्टिस्टिक या हिस्टोरिक इंटरेस्ट में इम्पॉर्टेंट डिक्लेयर किए गए हैं बाय द पार्लियामेंट, तो उन सबको प्रोटेक्ट करना, उन सबको प्रिजर्व करना, उन सबको मेंटेन करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका ऑब्लिगेशन है, स्टेट का। यानी हमारे जितने भी जो हमारे एंशिएंट हेरिटेज साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, उनका जो आर्टिस्टिक जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उन सबको प्रोटेक्ट करना जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किए गए बाय द पार्लियामेंट, ये किसकी ड्यूटीज़ है, ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, एंड इट इज़ रिटन इन आर्टिकल 49। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 हमारी सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है कि हमारी जितने भी हमारी जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेशन है, तो तीनों के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी जो एग्जीक्यूटिव है और हमारी जो जुडिशरी है वो दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, दोनों को अलग अलग किया गया है थ्रू द पावर्स, ठीक है, पावर्स के फॉर्म में। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ, आर्टिकल 50। 50 मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है उनको बराबर यानी इक्वल पावर दी गई है, यानी एक दूसरे से क्या किया गया है, सेपरेट रखा गया है। नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी आर्टिकल 51 है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। इस आर्टिकल के थ्रू स्टेट है ये कोशिश करेगा कि हमेशा जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसको प्रमोट किया जाए, और इसके साथ साथ ही हमारे जो नेशन के साथ जो रिलेशन है वो ऑनरेबल बने रहे, यानी रेस्पेक्टफुल बने रहे, क्लियर। स्टेट है वो हमेशा ये इंटरनेशनल लॉ है या ट्रीटी है उसके लिए ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल विथ वन अनदर, यानी लोग एक दूसरे को ऑर्गेनाइज करते समय जितनी भी इंटरनेशनल लॉज हैं, ट्रीटीज़ हैं, उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ही जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटलमेंट्स किया जाएगा, उनको एनकरेज किया जाएगा कि ताकि उन्हें क्या किया जा सके, सेटल किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिकल 51 के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। यानी आर्टिकल 51 में ये कहा गया है कि जो भी इंडिया है जो उसकी पॉलिसीज इस तरह से होंगी ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस एंड सिक्योरिटी है वो इस्टेब्लिश किए जा सके, क्लियर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है वो एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक डिस्क्राइब किए गए हैं।
तो इस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू ही किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश की जा सकती है इजीली, हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें हमने आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की बात की। आई होप आपको ये टॉपिक है समझ में आया होगा। फिर भी यदि टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।